इनहेरिटेड, फाइनल कभी भी इनहेरिटेड नहीं हो सकता। अगर जो चीज फाइनल हो गई उसको आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, ये बात आप हमेशा याद रखो। स्टैटिक कैन बी इनहेरिटेड, स्टैटिक कैन बी इनहेरिटेड। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का मतलब है कॉन्स्ट भी आपका इनहेरिट कर सकता है, लेकिन स्टैटिक कैन बी चेंज बाय स्टैटिक ओनली। स्टैटिक को चेंज कौन कर सकता है? स्टैटिक ही चेंज कर सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। पूरे जावा में सिर्फ आपका स्टैटिक ही एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा कीवर्ड है जिसको क्या नहीं लगता? ऑब्जेक्ट नहीं लगता। समझ में आया? सो दैट इज अ स्टैटिक कांस्टेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड? विच वन इज रिलायबल? सबसे ज्यादा रिलायबल कर, देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर है ना बहुत बायस्ड होते हैं, है ना, आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कौन सा बेटर है। ना तो कोई बेटर होता है ना तो कोई खराब होता है, सिचुएशन डिपेंड करती है। बराबर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट मुझे लगता है कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है। व्हाई? बिकॉज यू इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पर क्या बन रहा है? कंस्ट्रक्टर बन रहा है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे अंकित कहाँ गया? अंकित एक ना प्रोजेक्ट है, मैं भूल गया था, बट वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बार चेक कर लो। मुझे सुबह ही याद आया कि फिर वो, इसमें सारे एप्स के कलेक्शंस होते हैं, आपको जो ऐप चाहिए क्लिक करो वो ऐप रन होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मुझे याद नहीं था, तुम भी एकदम ऐसे टाइम पे फोन करते हो। दिख रहा है ये आपको? तो जैसे अगर हमने नोटपैड क्लिक किया तो नोटपैड ओपन हो जाएगा, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए, ओह बंद हो गया, आप टिकटॉक पे क्लिक करोगे तो टिकटॉक गेम चालू हो जाएगा। अगर आप पजल पे क्लिक करोगे तो पजल चालू हो जाएगा। अगर वर्ड काउंट पे क्लिक करोगे तो वर्ड काउंट चालू। तो उसमें 7-8 ऐप्स है, सातों ऐप का कलेक्शन है, और फिर आप एक ही फाइल से उसको एग्जीक्यूट कर सकते। क्या नाम है? क्या, किसका क्या नाम है? ऐप, ऐप डॉट जार। अभी इसका कुछ देखो, नाम तो कुछ नहीं, तुमको जो नाम देना है दे दो, ये सिर्फ कलेक्शन है। लेकिन ये तुम्हारा सुबह पता है एक लड़का पूछ रहा था, मैंने तुम्हें बताया था, हाँ, तो शायद वो लेके जाएगा ये। तुम लेट हो गए। डन। सो दिस इज देखो, अगर आपको मेमोरी मैनेज करना है कंस्ट्रक्टर बहुत बेटर है, लेकिन अगर आपको फंक्शनैलिटी करनी है तो मेथड बहुत बेटर है। क्योंकि मेथड इज यूज फॉर एनी जनरल पर्पस, बट मेथड इज ओनली यूज फॉर, सॉरी, कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज फॉर initialize the state of an object. Then what is good, string by literals or string by new keyword? अगेन इस पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से एससीपी बेटर है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से ना विच इज बेटर, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर? अगर आपको सेफ एप्लीकेशन बनाना है तो, और अगर आपको फास्ट एप्लीकेशन बनाना है तो बिल्डर। देखो अगर आप कभी भी किसी दो चीज के बारे में डिफरेंशिएशन देते हो ना, तो गलती क्या करोगे कि एक को अच्छा बता रहे हो तो एक को खराब बता रहे हो, ऐसे मत बताओ। आप ऐसे, अगर आप ऐसे बताओ कि अगर हमको सेफ एप्लीकेशन बनाना है तो बफर, और अगर फास्ट एप्लीकेशन बनाना है तो बिल्डर। ऐसे मत बोलो अनसेफ बनाना है तो, क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो पता है क्या? बिल्डर को ना गलत साबित करो और बफर को राइट साबित करो। तो आंसर में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक को अगर अच्छा बोल रहे हो तो दूसरे को भी अच्छा बोलो, लेकिन वो उस वे में बोलो कि समझ जाए कि हाँ ये डिफरेंसेस है। मतलब अगर वो फास्ट है तो वो कैसे, अगर कोई एप्लीकेशन फास्ट है तो मीन्स वो सेफ नहीं है, और अगर कोई एप्लीकेशन सेफ है तो मींस वो कैसा है? स्लो है। वो क्या है? स्लो है। कैन आई डिक्लेयर माई कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट? क्या मैं मेरे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकता हूं या नहीं? कैन आई डिक्लेयर माई कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट? yes or no? Private can be inherited beta by using public method called as getter and setter. और अगर हम कंस्ट्रक्टर, मान लीजिए अगर हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर ही लेंगे बाय यूजिंग सुपर, तो प्राइवेट बनाने का फिर मतलब ही क्या?
कैन आई मेक माई कंस्ट्रक्टर एज अ फाइनल? ऑब्वियसली आपका कंस्ट्रक्टर फाइनल ही होता है क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है. कैन पेरेंट क्लास नो अबाउट द चाइल्ड क्लास? चाइल्ड नो पेरेंट, लेकिन पेरेंट कभी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को नहीं जानता करके. समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप? मेमोरी देता है. like a body. अच्छा. Then what is the difference between float and double? प्रिसीशन वैल्यू डिफरेंस. क्या बोलोगे? प्रिसीशन वैल्यू. फ्लोट में कितना प्रिसीशन है? 8. और डबल में 16. मेरे को मालूम था 16 ही दोगे जवाब. 14. कितना है? 14. अच्छा, अगर आप कभी भी अगर मुझे क्या जीसी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है कि जीसी को कॉल करना पड़ता है जावा में? वो भी उसी के अंदर ही रहता है. गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है कि उसको बुलाना पड़ता है हमें? तो कौन कौन ऑटोमेटिकली कॉल करता है उसे? जेआरई, जेआईटी, जेडीके और जेवीएम. समझा ना? पता है, आप जब हम जेआरई वगैरह पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जेआईटी के बारे में, इट इज यूज्ड टू स्पीड अप द प्री प्रोसेसिंग. जेआईटी के बारे में आप क्या बोलते हो? इट इज यूज्ड टू स्पीड अप द प्री प्रोसेसिंग. जेआरई तो रेस्पॉन्सिबल है मेमोरी वगैरह देने के लिए. तो जेआईटी जो है वो आपके किसको इन्वोक करता है? जीसी को इन्वोक करता है करके. जेआईटी तो जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम. समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस, वन वर्ड डिफरेंस बिटवीन पीओपीएस एंड ओओपीएस? Reusability. What are the 5 feature of OOPS? एक ही क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है सबको. Now what is a difference between abstraction and encapsulation? नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मुझे. डिफरेंस बताओ. स्टेटमेंट चाहिए. एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंसेस बताओ. रो मत. ठीक है, एक ब्रेकअप हुआ है, दूसरा और हो जाएगा. शशांक का ब्रेकअप हुआ है. मुझे स्टेटमेंट चाहिए. देखो, एब्स्ट्रैक्शन मींस शोइंग द एसेंशियलिटी. एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? ओनली शोइंग दी, मतलब जितना जरूरत है उतना दिखाओ करके. लेकिन एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ योर डेटा. आप अपने डेटा को क्या करते हो? सिक्योर करते हो. एब्स्ट्रैक्शन में सिक्योर नहीं कर रहे हो, सिर्फ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, है ना? लेकिन आप एनकैप्सुलेशन में क्या करते हो? सिक्योर करते हो. तो वन इज फॉर सिक्योरिटी एंड अदर इज फॉर दी हाइड ऑफ द डेटा. ओनली शोइंग दी एसेंशियल फीचर, नॉट दी. ठीक है, आप ना छोटे छोटे कीवर्ड्स को हमेशा याद रखो. फॉर एग्जाम्पल, इन केस इफ somebody is sitting, instead of giving him a mug up of an answer, you can only quick it up by using some essential functionality. आप भी abstract बनो. जितना essential functionality present करना है उतना ही present करो. सारे present करने की कोई जरूरत नहीं है. समझ में आया? So that is the thing. Now very important, आपके exception में दो important बहुत चीजें. throws. थ्रो, थ्रोज. एक होता है थ्रो, एक होता है थ्रोज, है ना? तो क्या मतलब हो सकता है आपका? वेरी गुड. एक यूजर्स. अच्छा, एक एग्जांपल मैं बोलूं. फॉर एग्जांपल, आप पता है आप एटीएम मशीन या हम कभी कभी देखो मोबाइल पे यूज करते हैं, और अगर 10-12 बार से ज्यादा हो गया, मतलब तुम्ही ते चालवता, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, if you run the you know that screen, attempt
अटेम्प्ट अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है करके। ये एक्सेप्शन किसने बनाया? ये नेचुरली तो कोई एक्सेप्शन है नहीं ना, ये एक्सेप्शन अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 0 से, ये प्रॉपरली एक एक्सेप्शन है, ये अननेचुरल है। अगर आपको पता है कि 10 साइज थी, मैं 12 उसमें घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अननेचुरल है। आप किसी फाइल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो डैंगलिंग हो चुकी है, डैंगलिंग सबको पता है ना, डैंगलिंग का मतलब जो पहले थी अब नहीं है, फिर भी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, डैंगलिंग कहते हैं। मतलब मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो फार अवे कोशिश कर रहे हैं। फार अवे का मतलब होता है मुझे पता, जैसे एससीपी में मुझे पता है कि अब डेटा जो है इस मेमोरी पे नहीं है, इस मेमोरी पे, फिर भी मैं इस मेमोरी पे जाके ढूंढ रहा हूँ, हालांकि उसका एड्रेस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। देखो अगर डेटा है ही नहीं और आप कॉल कर रहे हो, वो डैंगलिंग है, वो क्या है, डैंगलिंग है। लेकिन डेटा है लेकिन अपने पोजीशन जो है वो चेंज कर चुका है, तो वो फार अवे है। क्या है, फार अवे है। तो ये सारी चीजें तो बनी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एचडीएफसी एक बैंक है, आप सभी को पता है। आपको पता है उसमें लीस्ट 10,000 रुपया बैलेंस होना ही चाहिए, और अगर आपका 10,000 रुपया बैलेंस नहीं हुआ तो वो आपके पैसे कट करते जाएगी आपके ऊपर, वो टीडीएस टैक्सेस वगैरह सब लगते हैं करके। तो ये किसके बनाए हुए एक्सेप्शन है, आरबीआई के तो नहीं बनाए हुए हैं, ये उस बैंक के पर्सनल बनाए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो करके, उसमें ऐसा है कि आपको 60% आना ही चाहिए करके, ठीक है, मार्क्स तो आए हैं आपको 50%, लेकिन आप उस क्राइटेरिया को क्या नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये किसके बनाए हुए एक्सेप्शन है, ये कम। तो व्हेन इट इज लाइक यू वांट टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, यू यूज थ्रो, हम क्या यूज करेंगे, थ्रो, और दोनों क्लॉजेज है, क्या है। अब आपको ना थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में ये डिफरेंस करना है कि थ्रो एंड थ्रोज एक फंक्शन है, गलत। थ्रो एंड थ्रोज कोई फंक्शन नहीं है। थ्रो एंड थ्रोज मेथड है, गलत। थ्रो एंड थ्रोज कोई मेथड नहीं है। थ्रो एंड थ्रो क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है। थ्रो एंड थ्रोज क्या है, क्लॉज, CLAUS। आप बोलोगे सर क्लॉज तो सिर्फ डेटाबेस में होते हैं, इसमें नहीं होते, नहीं होते। क्लॉज का मतलब होता है, देखो मेथड का मतलब होता है विच हैज अ बॉडी, विच हैज अ बॉडी, राइट। अगर आप उसको बोलोगे कि ये कीवर्ड है, अगर आप कोई कीवर्ड यूज करोगे तो एवरी कीवर्ड हैड सम इनिशियलाइजेशन। अगर आपका स्टैटिक कीवर्ड है ना, तो उसको आप किसी के भी साथ लगाते हो तो इनिशियलाइजेशन तो होता है ना, स्टैटिक इंट a = 20, है ना, स्टैटिक मेथड, फिर भी बॉडी तो है ना। क्लॉज का मतलब है आपने जिसके साथ लगाया ना तो उसकी कोई बॉडी होगी, ना तो वो कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज। वो करता ही क्या है, वो सिर्फ पकड़ क्या करता है, जनरेट करने की कोशिश करता है, बाद में उसका क्या होता है, वो कैच ब्लॉक देखता है और ट्राई ब्लॉक देखता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता करके। सो वो सिर्फ जनरेट करने की कोशिश करता है, एल्स और कुछ करता नहीं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्लॉज। सो इट इज नॉट अ फंक्शन और मेथड, इट इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज अ क्लॉज। तो थ्रो क्या है आपका, क्लॉज है। थ्रोज भी क्या है आपका, क्लॉज। आपने वर्ड सुना है इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली, बहुत बार सुना होगा आपने वर्ड ना, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। प्रियांशु मोबाइल दो इधर, फिर क्या कर लाओ इधर दो। इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली क्या मतलब है, इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है, सिद्धार्थ से शशांक ना, इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है और एक्सप्लिसिटली मतलब क्या होता है। जो तुम अभी बैठे हो ना, मुंह बना रहे हो ना, वो एक्सप्लिसिटली है, जानबूझ के, जबरदस्ती का, है ना। और तुम जो क्लास में बैठे हो ना जबरदस्ती, वो भी एक्सप्लिसिटली है एक तरीके से। देखो जानबूझ के करना, दैट इज एक्सप्लिसिटली। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको पता है आप sc.nextInt ले रहे हो, ठीक है, आपने sc.nextFloat लिखा है, ठीक है, चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो। क्या आप फ्लोट में इंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नहीं, किसी ने तो नहीं बोला, तो मैंने वही बोला क्या फ्लोट में आप इंट स्टोर कर सकते हो। मैंने लिखा कि sc.nextFloat, पर मैं दे रहा हूं ओनली 4, इज इट राइट और रॉन्ग, एक्चुअली इट इज नॉट राइट, क्योंकि फ्लोट मीन टू बी पॉइंट, लेकिन आप क्या दे रहे हो वहां पर, है ना, इंट दे रहे हो। तो वो प्रिसीशन वैल्यू के वजह से एक्सप्लिसिटली वो इंटरनली कन्वर्ट करता है 4.00 में, लेकिन स्टोर सिर्फ 4 ही करता है, क्योंकि आपने वहां पर फोर्सफुली क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है, लेकिन आप दे क्या रहे हो, इंट दे रहे हो।
वो 0.00 खुद से क्या करता है, लगाता है। तो ये जो काम हो रहा है ये आप जानबूझ के कर रहे हो, पता है फ्लोट है, लेकिन आप सिर्फ भी पॉइंट किस में दे रहे हो, इंट है, फिर भी आपका सिस्टम उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो दैट इज एक्सप्लिसिटली, दैट इज एक्सप्लिसिटली। बट आपको पता था कि आपके पास में इंट है, अब आपको पता चल रहा है कि मैंने 50 का फैक्टोरियल निकालना है या 10 का फैक्टोरियल निकालना है। 10 तक तो ठीक है, जैसे 10 के ऊपर आया तो इंट में स्टोर होने से रहा, वो 12 वगैरह का किस में स्टोर होगा, लॉन्ग में होगा। तो आपने ब्रैकेट लगा के वहां लिख दिया लॉन्ग, यानी आपने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया। ये नीड थी ना, ये तो नीड थी, और सिस्टम भी बोल रहा है कि अभी इतना हम स्टोर नहीं कर सकते, अब इसको हायर में चाहिए करके। तो दैट इज implicitly, that is implicitly. For example, आपने कभी बफर्ड रीडर सुना है, स्कैनर सुना है? स्कैनर क्या होता है, यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। उसी तरह आपका क्या होता है, बफर्ड रीडर भी होता है। क्या होता है, बफर्ड रीडर। अच्छा, आपने कभी स्कैनर से फाइल एक्सेप्ट की है क्या? कभी नहीं की है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, उसका नाम है data.txt, data.docs, कुछ भी एक फाइल है, उस पर मेरे पास नाम है, या तो अंकित.resume है ना, .txt फाइल में वो है, वो डेटा मुझे पूरा चाहिए। क्या स्कैनर वो लाके देगा मुझे? नहीं दे सकता, स्कैनर नहीं दे सकता, बिकॉज स्कैनर इज मेंट टू रीड ओनली रन टाइम आर्ग्यूमेंट, है ना। लेकिन बफर रीडर इज मेंट टू टेक आर्ग्यूमेंट ऑल्सो एज वेल एज कंप्लीट फाइल, वो पूरी फाइल के फाइल रीड करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, बफर रीडर नीड इनपुट स्ट्रीम रीडर। बफर रीडर को कौन लगता है, इनपुट। अच्छा चलो, एक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो, आपने लिखा एंटर योर नेम, आपने क्या लिखा, एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पर एंटर ऑफ द नेम लिखा शिवम, तो आंसर में क्या प्रिंट होना चाहिए, शिवम होना चाहिए ना। मैंने बफर रीडर यूज किया, चलो बफर रीडर इज इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पर, शिवम, क्या लिख दिया, शिवम, तो आंसर में क्या आना चाहिए, शिवम। लेकिन बफर रीडर पता रीड नहीं कर सकता, बफर रीडर को क्या लगता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। वो कैसे रीड करता है पता है, SHIVAM, और वो ऐसे डेटा को ऐसे में स्टोर कर देता है, यानी किस में स्टोर कर दिया, कैरेक्टर एरे में स्टोर कर दिया। किस में स्टोर कर दिया, कैरेक्टर एरे। तो यानी वो, अरे स्क्रीन पे कुछ शेयर नहीं हो रहा है, मतलब मैं स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, तो शेयर कैसे होएगा। तो शिवम आपका डेटा है, आपको कैसे चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए कि कैरेक्टर में चाहिए, स्ट्रिंग में, क्योंकि आपने दिया किस में था। लेकिन बफर रीडर के अंदर एक इनपुट स्ट्रीम रीडर, वो ऐसे रीड करता है, मींस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब मतलब ये कौन से पोजीशन पे हो गया, 0, ये 3 4 5, ओके। देखो एक ध्यान से, आपका लेटर कितना भी बड़ा हो, है तो होगा तो 0 पे ही, और अगर आपका लेटर कितना भी छोटा हो, स्टार्ट तो होगा 0 से ही। समझ में आ रहा है, आपका लेटर कितना भी बड़ा हो तो भी वो कौन से पोजीशन पे, 0 पे। और अगर आपका लेटर कितना भी स्मॉल हो, सपोज ये एस की जगह ही पूरा शिवम होता, तो भी ये क्या होता, 0 इंडेक्स पोजीशन ही होता। सपोज एच की जगह हितेश होता, आई की जगह I1 होता, वी फॉर वेनिला होता, ए फॉर कुछ भी होता, लेकिन होता तो 0 1 2 3 पे ही होता ना वो, बराबर। 0 इंडेक्स पोजीशन पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे ये है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे ये है। लेकिन जब उसने ऐसे करके, जब वो BR रीडर वापस इसको ऐसे रीड करेगा, तो ये सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, वेस्ट होगी। वेस्ट नहीं होती है, वो आउटपुट के साथ बाहर आती है, वो आउटपुट के साथ क्या आती है, बाहर आती है। नाउ मुझे एक बात बताओ, आपको पता चलेगा क्या कितना मेमोरी स्पेस अंडर जनरेट हुआ है, हमें पता नहीं चलता है। और फिर वो हैंडल भी, आप किसको हैंडल कर सकते हो, जब एक्सेप्शन का मतलब ही क्या था, आपको पता है कि क्या होने वाला है और आप हैंडल कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि क्या हैंडल करे, कैसे हैंडल करे, क्योंकि ना तो आप उसको जनरेट कर रहे हो और ना तो आपको पता है कि कितने लेवल में वो जनरेट होगा। ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे थ्रोस। क्या लिखेंगे, थ्रोस। देखो कैसे करते हैं अभी, अब समझ में आया। सो इम्प्लिसिटली जब आपको कोई भी एक्सेप्शन कैच नहीं करना होता तो हम क्या यूज करते हैं, थ्रोस क्लॉज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थ्रोस क्लॉज यूज करते हैं।
Now let's check how it will work. हमने लिखा है throws demo example. Now what I am taking buffered reader. क्या ले रहा हूं मैं? Buffered reader. So BUFFERED buffered reader. BR ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब लेकिन बफर रीडर जो होता है ना वो आपके आईओ पैकेज में होता है. जैसे आपका ये यूटिल पैकेज में होता है ना स्कैनर, उसी तरह बफर रीडर आपके कौन से पैकेज में होता है? आईओ. आईओ मींस इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट. बफर रीडर ले लिया, बीआर ले लिया, इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर. जैसे आपका स्कैनर कैसे होता है पता है? आपने लिखा स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, अंदर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? सिस्टम. क्योंकि सिस्टम से आया है वो डायरेक्टली रीड कर रहा है, राइट. लेकिन बफर रीडर डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, उसको एक और सहारा लगता है. उसे हम क्या कहते हैं? न्यू. फिर उसके अंदर हम लिखेंगे ब्रैकेट में न्यू BUFFERED, हाँ, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर. और इनपुट स्ट्रीम रीडर कहां से रीड करेगा? सिस्टम डॉट इन से. कहां रीड करेगा? सिस्टम डॉट इन से रीड करेगा. समझा? बफर रीडर बीआर ऑब्जेक्ट. बफर रीडर क्लास है कौन से पैकेज में? आईओ पैकेज में. बीआर क्या है? ऑब्जेक्ट है. मेमोरी कौन दे रहा है? न्यू. बफर रीडर कहां से रीड करता है? इनपुट स्ट्रीम रीडर से. इनपुट स्ट्रीम रीडर कहां से रीड करता है? सिस्टम डॉट इन से. ठीक है, चलो इतना आपको पता चल गया. अब मुझे सपोज कोई वेरिएबल लेना है. सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंटीजर ए. ठीक है, अब जैसे ऑब्वियसली है जावा में अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट लेते हो तो वो किस में लेता है? स्ट्रिंग में लेता है. मुझे पता है कन्वर्जन करना पड़ता है sc.nextInt. यहाँ पर भी कन्वर्जन करना पड़ता है. मुझे किस में चाहिए? इंट में चाहिए. इंट का क्लास क्या होता है? इंटीजर. इंट का क्लास क्या होता है? इंटीजर. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, है ना, br डॉट रीड लाइन. यानी बफर रीडर से हम जो भी रीड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, वो पार्स. पार्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट. किस में कन्वर्ट करेगा? इंट में. इंट कौन से क्लास का है? इंटीजर क्लास का है. किस में स्टोर करेगा? ए. आपको दिख रहा है यहाँ पर एरर आ रहा है ना? एरर रीड करो. अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ हेलो एक्सेप्शन. हाँ बोल. हेलो सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर. दिन तो शेयर ही है यार, एक मिनट. क्या क्या एरर दे रहा है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन. यानी आपका प्रोग्राम ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज अ लॉट्स ऑफ मेमोरी. बफर का मतलब ही क्या होता है? मेमोरी. एंड एवरी स्पेस इज अ कैरेक्टर. एवरी स्पेस इज अ कैरेक्टर. हर स्पेस क्या होता है? मेमोरी किससे बनती है? स्पेस से. और हर स्पेस क्या होता है? कैरेक्टर होता है. तो वो भी क्या होता है? ऐड होते रहता है आपके वेरिएबल. तो इसे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप हमेशा लिख दो थ्रोस, क्योंकि मुझे नहीं पता हाउ मच मेमोरी इट्स गोइंग टू थ्रो. थ्रोस आईओ एक्सेप्शन. आपका एक्सेप्शन क्या हो गया? हैंडल करने की हमें जरूरत ही नहीं है. वो खुद से क्या करेगा? थ्रोस क्या करेगा? जो भी एक्सेप्शन आ रहा है बफर रीडर के वजह से सीधा जीसी को दे देगा. किसको दे देगा? जीसी. जीसी क्या है? गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? उसको फाइनलाइज. क्या कर देगा? फाइनलाइज. यानी गार्बलाइज कर देगा उसको, यानी रिमूव कर देगा. तो यानी मुझे तो ना ट्राई की जरूरत हुई ना क्या. लेकिन ये किसके लिए पता है? जो सिस्टम जनरेटेड एरर, जो सिस्टम के थ्रू है, यानी जो प्री डिफाइंड मेथड्स है उसके थ्रू. आप थ्रोस खुद के बनाए हुए एक्सेप्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. तो इट इज ओनली फॉर द प्री डिफाइंड एक्सेप्शन विच यू डू नॉट वांट टू हैंडल. समझ में आया? नोट दिस डाउन. करेक्ट.
प्री डिफाइंड कैसे पता चलेगा? जैसे पता है कि मैं बफर रीडर ले, अब बफर रीडर लिख दे तो ऑलरेडी एक लार्ज मेमोरी आ गई ना, तो उसको फाइल मिल ही नहीं रही है। बट फिर तो एक्सेप्शन में तो ऑब्वियसली वो एरर दे गई, क्योंकि उसको आपने लगाया है लेकिन आपने उसको कोई फाइल नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल ब्लॉब सुना है आपने? ब्लॉब, ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटाबेस में आपको तो कभी कभी एक वेबसाइट आती है जिसमें आपकी इमेज भी दिखती है, आपको पता है आपका रिजल्ट आता है, तो जैसे ही आप रिजल्ट चेंज करते हो अपना सीट नंबर, तो रिजल्ट पे फोटो भी तो दिख के आती है ना आपकी, तो उसे ब्लॉब कहते हैं, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है वैसे वैसे, मान लो अगर पिक्चर आई नहीं, लिख दिया है आपने पिक्चर आने के लिए लेकिन पिक्चर आई नहीं, तो वहां पर लिख के आता है ना नो इमेज, नो प्रीव्यू अवेलेबल। तो क्यों आता है? क्योंकि उसने वो हैंडल करके रखा, पता है कि जब अगर इमेज नहीं लोड हुई, पर वो उसकी गलती तो नहीं है, वो तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और नॉट प्रॉपर मेमोरी होने के वजह से, या क्लियरिटी नहीं होने के, या आपका सर्वर फ्लक्चुएट होने की वजह से ऐसे आ रहा। तो ये सिस्टम जनरेटेड सारे एक्सेप्शन। So throws is only used when it is a system generated, predefined. You cannot use it for throwing the exception by yourself. That is the case. क्योंकि क्या होता है पता है, जब वो पार्स कर रहा था ना, तो पार्सिंग के लिए उसको बहुत सारी मेमोरी लगती है और उसका अनवांटेड मेमोरी आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए शिवम लिख दिया, ठीक है, मुझे चाहिए ऐसे, तो बफर रीडर ने उसको ऐसे करके ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये सारी मेमोरी क्या हो गई? नहीं, ये भी ज्वाइन होके आती है तुम्हारे आंसर के साथ में, ये भी ज्वाइन होके आती है, तो अनवांटेड है, वो तो इनपुट के टाइम आया ही नहीं था, तो वो बफर रीडर उसको नहीं लेता, तो वो कहाँ जाएगी? तो बफर रीडर सिर्फ शिवम लेगा, बाकी की जो इनपुट ने मेमोरी दी वो कहाँ जाएगा? तो बाकी प्रोग्राम में थ्रो करने की कोशिश करता है, तो जब प्रोग्राम में थ्रो करेगा तो कैच करना पड़ेगा। अब कैच को मैं कितना बताऊँ कि कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी यू हैव टू हैंडल? आई डोंट नो हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी इट विल बी हैंडल। तो हमने क्या लिख दिया? थ्रोज लिख दिया कि वो उसी में ही गार्बलाइज हो जाएगा। डन, ये लिख लिया, जल्दी करो एक प्रोग्राम और बना। ये तो सर ही चले गए।